लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, देखना वही था। ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या थी? कि सेंडर और रिसीवर दो एंटिटीज हैं दायरे। सेंडर डेटा को सेंड कर रहा है, रिसीवर डेटा को रिसीव कर रहा है। अगर सेंडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन द सेंस कि ये हाई एंड प्रोसेसर है, इसके पास कंप्यूटर इसका हाई एंड है, रैम भी इसके साथ है, तो ये नया लेटेस्ट कंप्यूटर है और ये थोड़ा पुराना कंप्यूटर है। तो दो चीज़ें होती हैं जब भी डेटा सेंडर से निकल के रिसीवर के पास जाता है। एक तो इसके डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है और बीच में जो एरर्स आ रहे हैं डेटा के उनको रिजॉल्व करना पड़ता है। यानी फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। हाँ, फ्लो कंट्रोल का मतलब कि अगर ये प्रोसेसिंग इस साइड, अगर इस सेंडर की जो प्रोसेसिंग है ये फास्ट है, तो ये एक वक्त में इतने फ्रेम्स इसको ना भेज दे कि ये हैंग हो जाए रिसीवर। यानी ये तो फास्ट है तो ये तो तेज़ी से प्रोसेस करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा, लेकिन रिसीवर बहुत स्लो है, तो इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इसके प्रोसेसर में कि ये इसको बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर सके। तो सेंडर इस पे एक तरह की जो ना बम्बार्टमेंट करना कि भाई एक तरह से इस पे हमला कर देना कि ये बेचारा फिर ये कुछ कर ही ना पाए, और ये फिर कुछ प्रोसेस इतना इतना इस पे लोड पड़ जाएगा तो ये फिर हैंग हो जाएगा, इसका प्रोसेसर जवाब दे देगा। इससे बचने के लिए जो मेथड है वो फ्लो को कंट्रोल करना है, यानी फ्लो कंट्रोल। और इसी तरह जब कोई डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है तो बीच में चांसेस हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से कि कुछ बिट्स लॉस्ट हो जाए, डैमेज हो जाए। वो इंटरफेरेंस की वजह से भी हो सकती हैं, वो क्रॉस टॉक, वो केबल की वजह से भी हो सकती हैं, वो डिवाइस कोई ऐसी लगी हुई है जो हाफ डुप्लेक्स है जिसमें कोलिजन्स होते हैं, जैसे हब थी, नेटवर्क कार्ड्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कोलिजन्स हुए, डेटा डिस्कार्ड हो गया, तो इस सेंडर को दोबारा सेंड करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा सेंडर को कि डेटा डिस्कार्ड हो गया और मुझे उस फला बिट को दोबारा सेंड करना है? इस चीज़ को एरर कंट्रोल कहते हैं। और ये दोनों चीज़ें हमने देखी, स्टॉप एंड वेट जो प्रोटोकॉल है इसके ज़रिए दोनों चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या थी? कि सेंटर से कहा जा रहा है कि डेटा एक वक्त में एक फ्रेम भेजो डेटा का, और फिर इंतज़ार करो, वेट करो, स्टॉप, रुक जाओ और फिर वेट करो। कितना वेट करो? कि जब तक रिसीवर उसको रिसीव कर ले, प्रोसेस कर ले और फिर तुम्हें एक्नॉलेजमेंट भेज दे। जब तुम्हारे पास एक्नॉलेजमेंट आ जाए तो फिर तुम अगला फ्रेम भेजना। तो इससे क्या हो रहा है कि रिसीवर को टाइम मिल रहा है, बल्कि रिसीवर एक तरह से बादशाह बन गया। ये तो बेचारा फ्रेम, हालांकि ताकतवर कंप्यूटर था, लेकिन इसको मजबूर कर दिया गया, इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि भाई यू कैन ओनली सेंड वन फ्रेम एट अ टाइम, ठीक है, एंड देन वेट टिल यू रिसीव द एक्नॉलेजमेंट। ठीक। तो अपर हैंड जो है ना वो रिसीवर का हो गया इस बार, कि भाई जब मैं काम अपना ख़त्म करूँगा, तुमने तो चीज़ भेज दी, अब मैं जब अपना काम ख़त्म करूँगा तो मैं बता दूंगा भाई, और फिर तुम मुझे अगला फ्रेम भेज देना। तुम चाहे कितनी ताकतवर हो, लेकिन कंट्रोल मेरे पास है। जब मैं प्रोसेस करूँगा, एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा, नेक्स्ट फ्रेम तो उसी वक्त भेजूँगा। हमने देखा था कि सिर्फ 1 MB की जो अगर फाइल है तो उसमें तकरीबन 15,000 फ्रेम होते हैं, और अगर 1 MB को 10 MB, 100 MB, 1 GB, 10 GB, 100 GB, तो कितने फ्रेम्स होंगे जो इधर से उधर जा रहे होंगे। तो फ्रेम्स बीच में डिस्कार्ड भी हो जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें, ये फ्लो कंट्रोल थी कि सेंडर को रिस्ट्रिक्ट करना। सेंडर को ये कैसे पता चलेगा कि बीच वाले जो फ्रेम्स हैं वो डिस्कार्ड हुए हैं, कुछ फ्रेम्स हैं जो कि नहीं पहुंचे रिसीवर तक? सेंडर को कैसे पता चलेगा कि कुछ फ्रेम्स हैं जो रिसीवर तक नहीं पहुंचे, या फ्रेम्स अगर पहुंच गए तो उनकी एक्नॉलेजमेंट बीच में कहीं गायब हो गई है? इसको, तो यानी कोई ऐसा ऑटोमेटिक मेथड होना चाहिए, ऑटोमेटेड। ये तो नहीं होगा ना कि सेंडर ने कोई फ्रेम भेजा, वो बीच में गायब हो गया, रिसीवर को नहीं मिला, तो रिसीवर ने थोड़ी देर बाद इसको फ़ोन किया कि भाई तुमने फला फ्रेम भेजा था, मुझे नहीं मिला, क्योंकि ज़ाहिर ये दोनों इंसान तो है नहीं कि ये इंतज़ार कर रहा हो फिर नहीं मिला तो ये फ़ोन कर घुमा दे। कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस होना चाहिए कि जिससे सेंडर को खुद ही पता चल जाए कि भाई मेरा फ्रेम नहीं पहुंचा, या बार जो भी चीज़ बीच में वो डिस्कार्ड हो गई है। इस ऑटोमेटेड प्रोसेस को
यानी एरर को कंट्रोल कर, नॉइजी चैनल जिसमें एरर्स हो, ठीक है, नॉइजी चैनल जिसमें एरर्स हो, तो उसको कहते हैं ऑटोमेटेड रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है, ARQ, ऑटोमेटेड रिपीट रिक्वेस्ट। ये एरर को कंट्रोल करने के लिए, इसमें से हमने पहला पढ़ा था स्टॉप एंड वेट, एरर को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और सिंपल सा था वही स्टॉप एंड वेट जो हमने फ्लो कंट्रोल में पढ़ा, ये वो प्रोटोकॉल है, फ्लो कंट्रोल भी कर रही है और साथ में एरर कंट्रोल भी कर रही है। तीनों प्रोटोकॉल ये काम करती हैं, लेकिन ये तीनों ऑटोमेटेड फ्लो एरर कंट्रोल को भी देखती हैं। कैसे देखती हैं ये भी हमने देखा था कि इसके हमने कुछ केसेस पढ़े थे, 4 केसेस, ये सब वही चीज़ें कि जो वर्बल मैंने आपको फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल बताई है। स्टॉप एंड वेट क्या है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। इन स्लाइड्स को दोबारा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें वही बातें हैं जो मैं अभी इतनी देर से कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी हमने इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये वो तरीका बता रहा है कि जो हमने इन केसेस में पढ़ा था, यानी जो 4 सिचुएशंस थी, सिनेरियोस थे। पहला सिनेरियो क्या था कि सेंडर, अच्छा ये हमने लास्ट टाइम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब भी सेंडर फ्रेम सेंड करता है, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, जो फ्रेम उसको मिला है उससे नेक्स्ट की वो फिर फरमाइश करेगा कि 0 मिल गया 1 दे दो, 1 मिल गया दूसरा फ्रेम भेजो, दूसरा मिल गया तीसरा फ्रेम भेजो। कोई एरर्स नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन सेंडर को कैसे पता चलता है कि बीच में फ्रेम रुक गया है? जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्विकली मैं रिव्यू कर रहा हूँ जो, क्योंकि इसी से आगे कंटिन्यूटी में है, नेक्स्ट हमारे आगे की 2 चीज़ें भी। सेंडर ने सेंड किया फ्रेम, रिसीवर ने उसको रिसीव किया और अपने पास प्रोसेस कर लिया, और फिर एक्नॉलेज कर दिया कि भाई अब 0 मिल गया है 1 भेजो। जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलती है, जब भी सेंडर सेंड करता है या एक्नॉलेजमेंट मिलती है, वो टाइमर लगा देता है। टाइमर क्यों लगाता है? ताकि उस टाइम तक अगर एक्नॉलेजमेंट आ गई तो ठीक है। जैसे उसने ये फ्रेम भेजा, फ्रेम 1, अब ये फ्रेम 1 जो था ये लॉस्ट हो गया, यानी अब ये समझ लो 1 MB की फाइल है जो इधर से उधर कॉपी हो रही है, उसमें 15,000 फ्रेम्स हैं, उनमें से ये 0 1 2 इनकी बात हो रही है। मैं तो चंद की बात करके उसमें कुछ कर रहा हूँ कि हम समझाऊँ चीज़ कि भाई 0 चला गया, उसको मिल गया, उसने एक्नॉलेज भी कर दिया, इसने कहा 1 भेजो, इसने 1 भेजा, जब 1 भेजा तो वो लॉस्ट हो गया, बीच में गायब हो गया, किसी वजह से डैमेज हो गया, नहीं मिला इसको रिसीवर को। रिसीवर तो इंतज़ार कर रहा है कि भाई 1 आएगा मेरे पास, लेकिन वो नहीं मिला, लॉस्ट हो गया। इसने टाइमर लगाया हुआ, क्योंकि अगर ये टाइमर ना लगाए तो फिर ये सेंडर इसकी एक्नॉलेजमेंट का इंतज़ार ही करता रहेगा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो आनी नहीं है, क्योंकि रिसीवर को फ्रेम मिला ही नहीं तो वो एक्नॉलेज क्या करे। जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो ये अगर टाइमर ना लगाए तो ये इंतज़ार करता रहेगा। इसका मतलब है कि वो चीज़ कभी कॉपी नहीं होगी, क्योंकि ये टाइम, ये इंतज़ार तो फिर सारी ज़िंदगी का होगा भाई, इनफाइनाइट। इसलिए इसने टाइमर लगाया, इसने कहा यार मैं जो है ना अब मॉडर्न आदमी हूँ, इस नई दुनिया को हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँ, तुम ना सही कोई और सही। बिल्कुल ये बात है। उसने टाइमर लगाया 5 नैनो सेकेंड्स के, उसने कहा भाई तुम्हारा जवाब आ गया तो ठीक है, नहीं तो भाई अपने पास और लोग भी हैं, हम दोबारा फ्रेम भेज देंगे, कोई मसला नहीं हमारे पास। तो बस टाइमर आउट हुआ 5 नैनो सेकेंड्स का, इसने अपना फ्रेम दोबारा भेज दिया, वही सेम फ्रेम दोबारा भेज दिया। अब ज़रूरी नहीं कि सेम जो फ्रेम है वो दोबारा डिस्कार्ड हो, इसको मिल गया, इसने कहा 2 भेज दो मुझे। तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, किसी ने इसको बताया नहीं सेंडर को कि भाई तुम्हारा फ्रेम जो है वो डैमेज हो गया है, इसको खुद ही पता चल गया, क्योंकि इसने इस टाइमर के हिसाब से सेट किया हुआ था मामला। तो ये पहला केस था इसमें। और फिर हमने देखा था कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें लेट्स सपोज के सेंडर ने फ्रेम भेजा 0, रिसीवर ने रिसीव किया फ्रेम, तो रिसीवर ने कहा कि भाई सेंड मी दी नेक्स्ट वन विच इज़ फ्रेम नंबर 1, ठीक है। इसने अपना टाइमर लगाया हुआ है, इसने फ्रेम 1 भेज दिया, फ्रेम 1 भी रिसीव हो गया इसको, वो डैमेज नहीं हुआ। जब उसने एक्नॉलेज किया कि भाई चलो मुझे फ्रेम 2 भेजो, वो एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई, क्योंकि वो भी तो डेटा ही है, वो बीच में कहीं गायब हो गई। इसका टाइमर चल ऑन हो चुका था, जैसे टाइमर हुआ इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो ये तो यही समझेगा कि भाई फ्रेम नहीं पहुंचा, ये उस फ्रेम को रीसेंड कर देगा, दोबारा भेज देगा।
उससे होगा ये कि रिसीवर को ये फ्रेम तो पहले मिल चुका था, यही दोबारा मिल जाएगा। लेकिन चूंकि रिसीवर ने कौन सी एक्नॉलेजमेंट भेजी थी? रिसीवर ने कहा था मुझे 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए। 1 दोबारा मिल गया, तो रिसीवर को पता है कि यार मैं तो 2 का वेट कर रहा हूँ, आर की वैल्यू 2, मुझे 2 चाहिए, 1 क्यों दोबारा आ रहा है? तो इसलिए वो जो फ्रेम डुप्लीकेट होगा दोबारा आ जाएगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा। क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्टिंग फ्रेम 2, तो फ्रेम 2 तो मिला नहीं उसको, तो वो उसको डिस्कार्ड करेगा और दोबारा एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि भाई ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया, एक मुझे मुझे फ्रेम 2 चाहिए। इस दफ़ा ये एक्नॉलेजमेंट मिल गई इसको, ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा डिस्कार्ड हो जाए, डैमेज हो जाए। जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी ये दोबारा फ्रेम 2 भेज देगा, फिर कम्युनिकेशन दोबारा शुरू हो जाएगी, आगे तक चलती रहेगी। तो जहाँ भी बीच में के एरर्स आएंगे, ये टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक केस हमने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इसने तो स्टैंडर्ड में तो फ्रेम भेज दिया, लेकिन फ्रेम मिल भी गया इसको, इसने एक्नॉलेजमेंट किया दी कि भाई मुझे फ्रेम 1 भेजो, लेकिन फ्रेम 1 की एक्नॉलेजमेंट जो थी वो पहुंचने तक टाइमर आउट हो गया, क्योंकि डिले हो गई किसी वजह से, नेटवर्क कंजेस्शन थी, डैमेज नहीं हुई लेकिन डिले हो गई, नेटवर्क स्लो भी तो हो जाता है, नेटवर्क में कंजेस्शन भी आ जाती है। तो जो डेटा था वो डिले हो गया, डिलीट होने की जगह, या डैमेज नहीं हुआ, डिले हुआ, और टाइमर आउट हो चुका था। तो जब भी टाइम आउट होता है तो वो उस फ्रेम को दोबारा भेज देता है, जबकि रिसीवर का इंतज़ार कर रहा है 1 का, इसको अचानक से वही फ्रेम 0 दोबारा मिल गया, तो ज़ाहिर है जो चीज़ दोबारा मिल गई वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, फ्रेम 1 कर रहा है। उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया और दोबारा एक्नॉलेज कर दिया कि भाई मुझे फ्रेम 1 भेजो। इस दफ़ा ये एक्नॉलेजमेंट थोड़ी देर बाद इसको मिली, और ये एक्नॉलेजमेंट टाइम पे मिल गई, तो अब 2 एक्नॉलेजमेंट्स आ गए फ्रेम 1 के लिए। तो जाहिर है कि जब 2 एक्नॉलेजमेंट आ गई, डबल डुप्लीकेट डेटा हो गया, तो सेकंड एक्नॉलेजमेंट को डिस्कार्ड कर देगा। पहली जब उसको मिल गई है एक्नॉलेजमेंट 1, ज़ाहिर उस एक्नॉलेजमेंट के जवाब में उसने फ्रेम 1 दोबारा भेज दिया था, लेकिन उस दोबारा मिल गई तो उसने डिस्कार्ड, उसने कहा भाई मैं भेज चुका हूँ फ्रेम 1, तो ये एक्नॉलेजमेंट्स आया है, डिस्कार्ड कर दो। फ्रेम 1 इसको मिल जाएगा, ये एक्नॉलेज करके उसको फ्रेम 2 मांगेगा, तो फ्रेम 2 वो दे देगा, कम्युनिकेशन चलती रहेगी। तो चाहे डैमेज हो फ्रेम या डिले हो, जो चीज़ डुप्लीकेट होगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी। ये था लास्ट हमारा लेक्चर जो कि हमने पढ़ा था स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। मकसद क्या था कि सेंटर से रिसीवर के दरमियान जो डेटा डैमेज हो रहा है उसका सेंटर को कैसे पता चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए आपको। ये बड़ी पुरानी प्रोटोकॉल है स्टॉप एंड वेट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ होती है। इस इसमें कोई सवाल है यहाँ तक? कुछ कोई क्वेश्चन आप लोगों का, अगर आप लोग जाग रहे हैं तो, जितने लोग भी कनेक्टेड हैं और जाग रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन है? अच्छा, स्टॉप एंड वेट का एक नुकसान है, ये जो प्रोटोकॉल है तो बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि इस स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ने या एल्गोरिथम ने दोनों काम किए हैं, फ्लो कंट्रोल भी किया है और एरर कंट्रोल भी किया है। लेकिन इसका एक नुकसान है, यानी ड्रॉबैक समझ गए आप इसको। ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि भाई ये तो टाइमर लगा लेता है, इंतज़ार करता है 5 नैनो सेकेंड या 2, जो भी टाइमर है। अब ये भी तो हो सकता है कि जैसे अब ये ताकतवर मशीन है, ये एक साथ 50,000 फ्रेम भेज सकती है, बहुत ही हाई एंड मशीन, ठीक है। अच्छा, ये जो रिसीवर है ये भी कोई इतना बुरा नहीं है, इससे कम है, लेकिन ये कहता है कि चलो यार मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं बीच का हूँ, डेढ़ उम्र का जो होता है ना, तो इतना बुरा नहीं हूँ, मैं भी 1000 फ्रेम तक, जब तक तुम्हारा टाइमर चल रहा है ना, मैं 1000 फ्रेम प्रोसेस कर सकता हूँ। यानी तुम मुझे एक वक्त में, जब तक तुम्हारा टाइमर ऑफ नहीं होता, तुम बजाय एक फ्रेम भेज के इंतज़ार करो, उस दौरान मुझे तुम 100 फ्रेम या 200 फ्रेम या 1000 फ्रेम भी भेज सकते हो, क्योंकि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, इतना तो प्रोसेस कर ही लूँगा। लेकिन मसला ये कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या कहती है, कुछ भी हो जाए तुमने एक वक्त में एक फ्रेम भेजना है,
उसके बाद इंतज़ार करना है टाइमर लगा के, ये प्रोसेस करके एक्नॉलेज करे तब अगला भेजना है। या अगर कोई मसला हुआ है तो फिर टाइमर ऑफ होने के बाद अगला भेजना है या वही फ्रेम दोबारा भेजना है। ये सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये कर सकता है 1000 फ्रेम, ये 100 फ्रेम या 200 फ्रेम एक साथ प्रोसेस, इतनी स्पीड है उसकी। लेकिन आपने फिर भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि भाई एक वक्त में एक फ्रेम जाएगा, तो इससे परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो जाती है। क्योंकि दोनों मशीन्स अच्छी हैं, एक ज़रा ज़्यादा अच्छी है, एक थोड़ी कम अच्छी है, लेकिन है इतनी अच्छी कि भाई 2-2 हज़ार या 1000 या 10,000 फ्रेम्स भी प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन आपने बजाय कि ये एक वक्त में 1000 फ्रेम्स को प्रोसेस करे, आपने उसको लिमिटेड कर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तुम एक ही फ्रेम प्रोसेस करो एक वक्त में, तो अपने टाइमर के दौरान वेट करो बस, दूसरा फ्रेम भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। स्टॉप एंड वेट स्लो प्रोटोकॉल है बहुत। आजकल के सिस्टम्स में स्टॉप एंड वेट की जगह एक और प्रोटोकॉल यूज़ होती है जो कि इसी का एडवांस वर्जन है, और वो उस ड्रॉबैक को रिमूव कर देती है, ख़त्म कर देती है। और उस प्रोटोकॉल को कहते हैं गो बैक एन। ठीक है, अब वो समझ लें कि क्या है, तो वो एक चीज़ फिर उसके बाद ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो स्टॉप एंड वेट तो क्लियर है कि भैया अब स्टॉप एंड वेट का जो ड्रॉबैक था उसको ओवरकम करना है। ड्रॉबैक क्या था कि एक फ्रेम भेजे एक वक्त में, और जबकि मैं मल्टीपल भेज सकता हूँ, क्योंकि ये मल्टीपल प्रोसेस कर भी सकता है, लेकिन मजबूरी है कि एक भेजना है। तो ड्रॉबैक एंड प्रोटोकॉल है इसकी, जो ये सारी जो मैंने अभी कहानी बताई है वही सब लिखी हुई है यहाँ पर। गो बैक एंड तो कहते हैं स्टॉप एंड वेट जो है ना वो है तो बहुत सिंपल, लेकिन इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट का मतलब है कि परफॉर्मेंस, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी वो कहते हैं मल्टीपल फ्रेम्स शुड बी इन ट्रांजिशन, यानी एक वक्त में आप मल्टीपल फ्रेम्स भेज सकें उस टाइमर के दौरान, बजाय इसके कि उस टाइमर के दौरान आप वेट कर रहे हैं, एक फ्रेम भेज के इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहते हैं ट्रांसमीटर कैन सेंड मल्टीपल फ्रेम्स या डब्ल्यू फ्रेम्स विदाउट एसी के। चलो इसको समझ लो कि क्या है, गो बैक एंड समझ लें कि ये प्रोसेस बेसिकली क्या है। उसमें फिर में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज़ हो रही हैं, जैसे कि स्लाइडिंग विंडो। गो बैक एंड जो प्रोटोकॉल है, गो बैक एंड जो है इसका दूसरा नाम स्लाइडिंग विंडो भी है। ठीक है, इसकी एक वजह है कि जिसको स्लाइडिंग विंडो कहा जाता है, इसका दूसरा नाम स्लाइडिंग विंडो है। ठीक है, अब ये मेथड है क्या, बेसिकली इसको देख लो, इसको स्लाइडिंग विंडो क्यों कहा जाता है। फिर इसमें एक टर्म यूज़ होती है विंडो साइज, विंडोइंग किसको कहते हैं, वो चीज़ आप देख लें। तो इन स्लाइड्स को मैं एक एक लाइन रीड करूँ, उससे बेहतर है कि मैं वर्बली आपको समझा दूँ कि इसका मतलब क्या है। तो ये सब में वही चीज़ लिखी हुई होगी, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसकी, ये क्या चीज़ है, ये गो बैक एंड। देखिए गो बैक एंड में आपने क्या किया है कि सेंडर को आप अलाउ कर रहे हैं कि वो जब फ्रेम 0 भेजे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सेंडर ने एक फ्रेम भेजा फ्रेम 0, रिसीवर ने उसको रिसीव किया। रिसीवर एक वक्त में एक फ्रेम ही रिसीव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जब रिसीविंग प्रोसेसिंग है उसकी वो एक फ्रेम की है, और सेंडर अपना टाइमर लगा देता है। ठीक है, लेकिन सेंडर को अलाउ किया जा रहा है कि तुम अपने टाइमर के दौरान, ये जो जब भी सेंडर रिसीवर उसको रिसीव करके एक्नॉलेज करे, उस वक्त तक तुम 3 फ्रेम भेज सकते हो, तुम्हें अलाउ किया जा रहा है। मल्टीपल फ्रेम्स भेजे जा सकते हैं एक ही वक्त में। पहले क्या था, एक फ्रेम भेजो और बस चुप हो जाओ, इंतज़ार करो, इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी तो अगला फ्रेम जाएगा, वो स्टॉप एंड वेट है। गो बैक एंड में क्या है कि सेंडर जितने फ्रेम्स अलाउ कर रहे हैं आप, उतने फ्रेम्स तक वो भेज सकते हैं धड़ाधड़ ऊपर। इसकी मर्जी है रिसीवर की कि वो एक फ्रेम को प्रोसेस करके एक्नॉलेज कर दे, या एक साथ
3 4 या जितने फ्रेम्स भी इसने भेजा उन सबको एक साथ प्रोसेस करे और फिर एक एक्नॉलेजमेंट कर दे। ये इसकी चॉइस है, ये इसकी मर्जी है। ठीक है, स्टॉप एंड वेट में क्या है कि एक आएगा तो एक एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर दूसरा आएगा दूसरी एक्नॉलेजमेंट आएगी, तीसरा आएगा तीसरी एक्नॉलेजमेंट आएगी। इसमें क्या है कि आपने मल्टीपल फ्रेम्स इसको अलाउ कर दिया। इसने 10, मैं एग्जांपल के तौर पे क्या है, उसने लेट्स सपोज इसको अलाउ थे कि भाई तुम अपने 10 फ्रेम तक भेज सकते हो। इसने 10 फ्रेम्स भेज दिए, रिसीवर ने उनको प्रोसेस किया और एक साथ 10 की 10 एक्नॉलेजमेंट्स, बजाय इसके कि एक एक की अलग एक्नॉलेजमेंट भेजे, उसने 10 की एक एक्नॉलेजमेंट भेज दी कि भाई चलो 10 प्रोसेस हो गए, 11वां भेज दो। इससे इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? ऑब्वियसली, अच्छा एक तो ये कि जितने फ्रेम्स आप अलाउ कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ फ्रेम्स होने चाहिए। जितने फ्रेम्स आप सेंडर को अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने एक्नॉलेजमेंट के आने तक वो उतने फ्रेम्स भेज सकता है, इसको विंडो साइज कहते हैं। ये विंडो यानी फ्रेम्स की आपने एक विंडो बना दी है, ये विंडो साइज है। ठीक है, इस वक्त सेंडर के पास यानी सेंडर का जो विंडो साइज है वो है 3, 0 1 2, यानी 3 फ्रेम्स तक ये भेज सकता है एक्नॉलेजमेंट आने तक। रिसीवर का विंडो साइज इज ऑलवेज 1, बस वो एक फ्रेम अपने पास स्टोर कर सकता है, रख सकता है। अब जरा देखें कि इसमें क्या है। इसने फ्रेम 0 भेजा, इसने रिसीव किया एक फ्रेम, एक वक्त में एक ही कर सकता है, और ये फ्रेम इसने प्रोसेस में लगा दिया। अच्छा एक्नॉलेज नहीं किया इसने, क्योंकि मैंने कहा ना रिसीवर की मर्जी है कि वो एक साथ तीनों को एक्नॉलेज कर दे या अलग अलग भी करे, लेकिन यहाँ इसके पास ऑप्शन है, तो इसने वेट किया। उसने कहा अच्छा ठीक है, और अपनी विंडो को आगे स्लाइड करके 1 पे ले गया कि अब मुझे 1 चाहिए, 1 का इंतजार कर रही है, लेकिन एक्नॉलेज नहीं किया इसने। इसके पास भी अभी गुंजाइश है कि ये एक्नॉलेजमेंट नहीं आई बेशक, लेकिन ये 2 और भेज सकता है। कौन सा? 1 और 2 को दोबारा 1 और 2 को सेंड कर सकता है। तो उसने इंतजार नहीं किया, उसने कहा ठीक है 0 भेज दिया, कोई बात नहीं, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, मुझे तो अलाउ है ना कि मैं 1 और 2 भेज सकता हूँ। उसने 1 भेज दिया, इसने 1 भी रिसीव किया और अपनी विंडो को स्लाइड करके 2 पे ले गया, और साथ में उसने इन दोनों की एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी। ये टोटली इसकी मर्जी है। ये तीसरा भी अलाउ कर देता, 2 भी रिसीव करता, विंडो को स्लाइड करके 3 पे ले जाता और एक साथ AC की 4 कह देता कि भाई 0 1 2 मिल गया, और AC के 3 कह देता। जैसा उसने कहा 2 फ्रेम मिल गए और मुझे, और उसने एक्नॉलेज कर दिया कि भाई मुझे 2 0 1 मिल गया, 2 चाहिए। जैसी इसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, इस ये अपनी विंडो को स्लाइड करके आगे ले जाता है, यानी विंडो रिफ्रेश हो गई। जो प्रोसेस हो गए उनको पीछे छोड़ दिया, 0 और 1 हो गए ना प्रोसेस, उन दोनों की एक्नॉलेजमेंट आ गई, उसने उन दोनों को पीछे छोड़ा। अब इसकी विंडो फिर से रिफ्रेश हो गई, अब इसके पास फिर से 3 की गुंजाइश आ गई। इसने फ्रेम नंबर 2 भेजा, इसने उसको रिसीव किया और अपनी विंडो को 3 पे ले गया, क्योंकि वो 3 चाहिए उसको, और साथ में उसने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी। इस दफ़ा उसने पहले पे ही भेज दी, इसको एक्नॉलेजमेंट मिली, इसने फ़ौरन अपनी विंडो फिर एक आगे स्लाइड की, क्योंकि 2 की एक्नॉलेजमेंट आ गई थी। जो चीज़ जिन फ्रेम्स की एक्नॉलेजमेंट आ गई वो उनको पीछे छोड़ देता और विंडो को रिफ्रेश कर देता। इसीलिए इस प्रोसेस को स्लाइडिंग विंडो भी कहा जाता है। ये विंडो साइज है कि जितने फ्रेम्स अलाउ किए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, और जितने फ्रेम्स प्रोसेस हो गए और उनकी एक्नॉलेजमेंट आ गई तो वो पीछे चले गए, विंडो स्लाइड करके आगे निकल गई, यानी विंडो रिफ्रेश हो गई। इसने फ्रेम 3 भेजा, इसने प्रोसेस किया, और इसी तरह ये आगे चलता रहेगा मामला। ये नॉर्मल ऑपरेशन है जिसमें अभी कोई एरर नहीं आ रहा। ये इस इस प्रोसेस को गो बैक एन कहा जाता है, गो बैक एन। लेकिन अभी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि इसका नाम आखिर ये गो बैक एन क्यों है। स्लाइडिंग विंडो तो चलो नाम समझ में आ रहा है कि ये फ्रेम्स की विंडो को स्लाइड करके आगे ले जाता है, लेकिन इसका नाम गो फिर बैक और फिर एन, एन कैपिटल एन, ये क्यों रखा गया वो भी अभी पता चल जाएगा आपको। बेसिकली स्टॉप एंड वेट का ये एडवांस वर्जन है, सिर्फ फर्क ये है कि इसमें इसको
मौका दिया जा रहा है कि भाई तुम एक साहब ने फरमाइश की कि इसकी फुल स्क्रीन कर दें, तो आपकी फरमाइश को मैं पूरा कर देता हूँ। ये देखें, ठीक है। आप पहले ये फरमाइश कर देते यार, मेरे जहन में नहीं रहा ये। अच्छा कि आपने मुझे याद दिला दी। तो अच्छा, अगर अब आप इससे क्या करेंगे, इस गो बैक एंड ये स्लाइडिंग विंडो जो प्रोसेस है, इसका एडवांटेज क्या है ओवर स्टॉप एंड वेट? स्टॉप एंड वेट में एक फ्रेम एक वक्त में, फिर टाइमर लगा हुआ है, एक्नॉलेजमेंट वो प्रोसेस कर रहा है, उस वक्त तक ये इंतज़ार कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट आएगी तो अगला फ्रेम जाएगा। तो इसी से देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अगर मैं उस टाइम के दौरान, जब तक वो प्रोसेसिंग कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, या आपने टाइमर लगाया हुआ है इसमें, उस टाइमर के दौरान बजाय इसके कि ये एक फ्रेम भेजे, मैं इसको 100 फ्रेम अलाउ कर दूँ, तो क्या आपके ख्याल में 100 गुना डेटा जल्दी नहीं पहुंच जाएगा? 100 टाइम्स स्पीड नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि वो टाइम जो वो इंतज़ार में लगा रहा है, उस इंतज़ार के टाइम में उसने 100 फ्रेम और भेज दिए। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ 3 फ्रेम, विंडो साइज 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तब आप खुद सोचें, अगर कोई विंडो साइज रिसीवर के पास इतना कैपेबिलिटी है कि वो 1000 फ्रेम्स तक प्रोसेस कर सकता है, और फिर एक्नॉलेज कर सकता है, तो आप सेंडर को अलाउ कर रहे हैं कि यार तुम खामखा अपना टाइमर लगा के अगले फ्रेम भेजने का इंतज़ार कर रहे हो, उस दौरान 1000 फ्रेम और भेज दो, तो एक साथ 1000 बिट्स चली जाएंगी, यानी 1000 फ्रेम्स चले जाएंगे, तो कितना सारा डेटा उसी टाइम में चला जाएगा। आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि डाउनलोड आपकी ज़्यादा हो जाएगी इस मेथड को यूज़ करने से, स्टॉप एंड वेट के मुकाबले में। देख सकते हैं कि 1000 फ्रेम प्रोसेस हुए और एक एक्नॉलेजमेंट आ गई, बजाय इसके कि 1000 एक्नॉलेजमेंट्स आए, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो ये फ़ायदा है इस मेथड का, है ये गो बैक एंड की एक एडवांस वर्जन। सिर्फ फ़र्क ये कि उधर सिर्फ एक वक्त में एक फ्रेम उधर जाएगा, इधर एक वक्त में 2 3 4 5 जितने आप अलाउ करें उतने जा सकते हैं। ये अलाउ कौन करता है सेंडर को? ये रिसीवर करता है, जहन में रखिए। जब इनिशियल इनकी आपस में कनेक्टिविटी कनेक्शन बनता है ना, टीसीपी कनेक्शन, तो उस दौरान जो इनके दरमियान बातें होती हैं, उसमें सबसे पहली बात ये भी होती है फ्रेम विंडो साइज की। रिसीवर बताता है सेंडर को कि जब तुम मुझसे कम्युनिकेट करो तो मैं तुम्हें इतने फ्रेम्स अलाउ कर रहा हूँ। अगर ये कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी है तो फिर ये कहेगा भाई एक ही फ्रेम भेजो, तो वो एक तरह से स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ही बन गई। लेकिन अगर ये अलाउ कर देता है कि भाई तुम 10 फ्रेम तक भी भेज देना, मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं 10 को प्रोसेस करके फिर एक ही एक्नॉलेजमेंट भेज दूंगा, तो 10 टाइम्स स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन ये कौन डिसाइड करता है? ये हमेशा देखा रिसीवर डिसाइड करता है। और ये कब डिसीजन होता है? जब इनिशियल इनकी आपस में डेटा भेजने से पहले, डेटा सेंड करने से पहले जो इनकी कनेक्टिविटी हो रही होती है ना, टीसीपी कनेक्शन, ये 3 वे हैंडशेक है, आज ही पढ़ेंगे आप इसको भी। उस दौरान जो इनकी रूल्स आपस में सेट हो रहे होते हैं, जो कि ज़ाहिर है एज ए यूज़र आपको तो नज़र नहीं आ रहा होता, बैकएंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये रूल्स, तो उनमें एक रूल ये भी रिसीवर अपनी ये कंडीशन भी बताता है। अब प्रॉब्लम देखें इसमें कि क्या होती है। प्रॉब्लम से मतलब ये कि ये बड़ा इफेक्टिव है ये सोल्यूशन, क्योंकि इससे एकदम से स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। फ्रेम, अगर 1000 फ्रेम अलाउ कर दिए तुमने, तो कहाँ एक टाइमर में एक फ्रेम और कहाँ उसी टाइमर में 1000 फ्रेम्स, तो 1000 गुना स्पीड बढ़ गई। सिंपल इज दैट। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इस सिनेरियो में देख लें, इसने फ्रेम भेज, इसको 3 फ्रेम्स अलाउ किए जा रहे हैं, इसने 0 भेजा, इसने 0 रिसीव किया, अपनी विंडो को स्लाइड करके 1 पे ले गया, कि अब मैं 1 का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन एक्नॉलेज नहीं किया इसने। कोई बात नहीं, इसके बाद अभी भी गुंजाइश है 2 की, ये 1 भी भेज सकता है और ये 2 भी भेज सकता है। इसने 1 भेज दिया, इसने 1 रिसीव किया और अपनी विंडो को स्लाइड करके 2 पे ले गया कि अब मुझे 2 चाहिए, और साथ में एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी, इन दोनों की एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही इन दोनों की एक्नॉलेजमेंट सेंडर को इसको मिली, इसने अपनी विंडो को स्लाइड करके दोनों को पीछे छोड़ दिया
और विंडो रिफ्रेश हो गई, अब दोबारा से 3 की गुंजाइश हो गई। इसने भेजा फ्रेम 2 जो कि बीच में लॉस्ट हो गया। ये फ्रेम 2 का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फ्रेम 2 उसको मिला ही नहीं, लॉस्ट हो गया। लेकिन और टाइमर तो इसने लगाया हुआ था, लेकिन टाइमर के दौरान इसके पास अभी मज़ीद गुंजाइश है, क्योंकि इसको कहा गया है कि भाई तुम एक्नॉलेजमेंट का इंतज़ार नहीं करो, तुम्हारे पास है गुंजाइश कि तुम 3 भी भेज दो, ये 4 भी भेज दो, या जो भी ज़ीरो, जो भी नेक्स्ट फ्रेम नंबर है वो भेज दो, 2 3 4 5 जो भी फ्रेम नंबर हो वो उसको आगे भेज दो। तो इसने इंतज़ार नहीं किया, इसने 3 भी भेज दिया। अब जाहिर है कि और इसने फॉर एग्जांपल 0 भी भेज दिया, शो नहीं किया हुआ मैंने यहाँ पर, ये 0 भी भेज सकता है क्योंकि इसके पास अभी गुंजाइश है 0 की भी, लेकिन उससे आगे इसके पास गुंजाइश नहीं, फिर उसको इंतज़ार ही करना पड़ेगा या जब तक टाइमर ऑफ हो जाए। तो 2 इसने भेजा, लॉस्ट हो गया, नहीं मिला इसको, ये 2 का इंतज़ार कर रहा था। जब ये 2 का इंतज़ार कर रहा है तो जब इसको 3 मिलेगा या इसको 0 मिलेगा या 4 कह दो इसको, जो भी नेक्स्ट है, तो वो तो उनको डिस्कार्ड कर देगा। यही आपने असूल सीखा ना कि जिसका इंतज़ार कर रहा होता है इसको वही चाहिए। इसने AC के 2 भेजी थी, 0 और 1 इसने एक्नॉलेज कर दिए, अब ये इंतज़ार कर रहा है 2 का, इसकी विंडो भी 2 पर है। मिल रहा है इसको 3, मिल रहा है इसको 4, मिल रहा है इसको 5, जितने मिल रहे हैं वो सबको डिस्कार्ड करेगा। वो कहेगा भाई मुझे 2 चाहिए, सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। 0 भेजा, 0 भी डिस्कार्ड हो जाएगा। टाइमर हो गया आउट। जब टाइमर आउट हुआ तो फिर नुकसान क्या हुआ सेंडर को कि उस दौरान उसने जितने फ्रेम भेजे थे वो सब ज़ाया हुए। जैसे टाइमर आउट हुआ, अब इसको अंदाज़ा हुआ कि यार ये एक्नॉलेजमेंट तो किसी की भी नहीं आई अभी तक, तो ये वापस जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं गो बैक एन, यानी कैपिटल एन को उन्होंने कहा एंड का मतलब कैपिटल एन, गो बैक एंड रिपीट एवरीथिंग, यानी रिपीट करो सारे फ्रेम्स, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो आई नहीं। टाइमर हो गया आउट। जब टाइमर आउट हो गया तो लास्ट एक्नॉलेजमेंट जो आई थी वहीं से उसने फिर दोबारा फ्रेम्स भेजने पड़ेंगे। वो फिर फ्रेम 2 दोबारा भेजेगा, फ्रेम 3 भेजेगा, फिर फ्रेम 0 या फ्रेम 4 5 जितने भी थे उसने वही किया, फ्रेम 2 दोबारा भेजा। इस दफ़ा मिल गया इसको फ्रेम 2 मिला, इसने अपनी विंडो को स्लाइड करके 3 पे ले गया और एक्नॉलेज भी कर दिया कि 3 भेजो, इसने 3 भेज दिया। इससे अंदाज़ा करें आप कि अगर इसका विंडो साइज़ 1000 होता और पहला ये फ्रेम ये वाला डैमेज हो चुका होता और विंडो साइज़ 1000 का मतलब था कि टाइमर के आउट होने तक ये 1000 फ्रेम भेज सकता है, तो इसने 2 के बाद, हालांकि 2 लॉस्ट हो चुका है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, लेकिन इसके पास टाइम है। इसने 3 भेज दिया, 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक भेज देगा ये? 1000 तक, क्योंकि इतना टाइमर उसको अलाउ किया गया है। और जब 1000 भेज देगा और टाइमर आउट हो जाएगा तब उसको एहसास होगा कि यार एक्नॉलेजमेंट तो आई नहीं, फिर वो वापस जाएगा, पूरे फ्रेम्स को दोबारा भेजेगा। ये ड्रॉबैक है। गो बैक एंड बहुत फास्ट है स्टॉप एंड वेट के मुकाबले में। अगर तुमने इसको 1000 फ्रेम अलाउ कर दिए तो 1000 टाइम्स वो फास्टर हो जाएगी। लेकिन फंसती कहाँ पर है आके, ड्रॉबैक कहाँ निकलता है कि जब कोई एरर आए उस टाइम पे फिर ये जो है ना ये मुसीबत में पड़ जाती है, क्योंकि एरर की वजह से फ्रेम तो ये एक रुका, कितना अच्छा होता है कि ये फ्रेम जो एक रुका है इसी को दोबारा सेंड करेगी, लेकिन मजबूर है क्योंकि उसको उस दौरान 1000 फ्रेम उसने भेज दिए क्योंकि उसको अलाउ किए गए थे। और जब 1000 फ्रेम भेजे तो इतना टाइम 1000 फ्रेम का वेस्ट हुआ, डेटा 1000 फ्रेम्स गए, नेटवर्क पे ट्रैफिक जनरेट हुआ और फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। जो 1000 के 1000 फ्रेम्स ख़त्म हो गए, टाइमर आउट हो गया, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो किसी की आनी नहीं थी, क्योंकि ये तो अपना 2 पे विंडो लगा के बैठा हुआ था कि मुझे तो 2 चाहिए। तो चाहे 3 भेजो 4 भेजो, 1000 के 1000 ये डिस्कार्ड करता रहेगा, किसी की एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी। तो जैसे टाइमर आउट हो गया ये वापस जाएगा और दोबारा से फिर ये सारे फ्रेम्स को भेजेगा। ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन ये ड्रॉबैक गो बैक एंड का सिर्फ कब है कि जब कोई एरर आए, लेकिन एरर्स तो आते हैं भाई। ऑल्दो कि ये स्टॉप एंड वेट से बहुत फास्ट है, नॉर्मल ऑपरेशन जो है नॉर्मल ज़िंदगी में तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ एरर आया तो ये भी परफॉर्मेंस को बहुत डिग्रेड कर देगा गो बैक एंड।
ये बताएं कि गो बैक एंड में और ऑटो स्टॉप एंड वेट में फ़र्क क्लियर है आप? ये तो हो गया गो बैक एंड। क्यों? इसलिए कि गो बैक वापस जाओ, एंड रिपीट ऑल द फ्रेम्स। यही यही सारी बातें यहाँ लिखी होती हैं। देखें, ये सब यहाँ लिखी हुई है। ये जो मैंने अभी लगा बताया, स्लैश सेंडर रिसीवर की जो विंडो साइज है वो 1 होगा, ये सब लिखा हुआ है। सेंडर का जो अलाउड स्पेस है, यानी फ्रेम नंबर ऑफ फ्रेम्स जो अलाउड है, वो स्लाइडिंग विंडो साइज कहलाता है। इस प्रोसेस को गो बैक एंड भी कहते हैं, स्लाइडिंग विंडो भी कहते हैं। ठीक है, क्या है स्लाइडिंग विंडो क्यों कहते हैं? मल्टीपल फ्रेम्स आर सेंड बाय द सेंडर, ठीक है, एट अ टाइम बिफोर नीडिंग एन एक्नॉलेजमेंट। ये बात मैं कई दफ़ा बता चुका, एक्नॉलेजमेंट आने से पहले वो मल्टीपल फ्रेम भेज सकता है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो ये एक इमेजिनरी बॉक्स, कोई फिजिकल बॉक्सेस तो होते नहीं है भाई, ये तो सिर्फ एक लॉजिकल वो है, एक स्टोरेज है, समझ लो कि उसने अपने पास फ्रेम्स की स्टोरेज की। तो ये सब वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, और मैंने आपको यहाँ इशू भी बता दिया कि क्या है कि एक फ्रेम पहला वाला लॉस्ट हुआ, अगर इसका विंडो साइज 1000 होता तो इसके पास मौका होता है कि 1000 फ्रेम्स भेज दे। इसने भेज दिए 1000 फ्रेम्स, तो सब के सब डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये तो बेचारा, देखो ना, ये जिसके इंतज़ार में है ना, अगर वही उसको नहीं मिल रहा तो भाई फिर तुम उसको कुछ भी कर दो, वो इंतज़ार उसी का करेगा जिसके इंतज़ार में है वो। उसके सामने आप 1000 फ्रेम्स और ले आए, उसको किसी से कुछ भी नहीं, सब कुछ रिजेक्ट कर देगा, डिस्कार्ड 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 डिस्कार्ड। समझ रहे ना भाई? उसको इंतज़ार है इसका, 2 का, और 2 जब नहीं मिल रहा उसको, तो वो जवाब ही नहीं देगा कोई, जब तक 2 से नहीं मिलेगा। बाकी उसके लिए मीनिंगलेस। लेकिन इसका तो हो गया ना नुकसान, इस बेचारे ने तो बड़ी मेहनत की, 1000 लोग भेज दिए इसके पास, तो भाई इसकी जान छोड़ो, इनमें से कोई देख लो। नहीं भाई नहीं, हमने तो इसका इंतज़ार करना है 2 का, करो भाई इंतज़ार फिर 2 का। टाइम वेस्ट करवाया ना इसका सेंडर का, अब जब टाइम आउट हो गया इसका, तो ये सारी मेहनत बर्बाद गई, ये बेचारा वापस गया, उसने कहा भाई अच्छा भाई, अब ये 2 ही ले ले भाई, ये फ्रेम 2 भेज दिया उसने दोबारा। अब ये खुश हो गया कि चलो मिल गया, अब आगे 3 चाहिए मुझे, एक्नॉलेज कर दिया 3, अब 3 भेज दिया इसने। ज़रूरी तो नहीं कि हर बार डिस्कार्ड हो, लेकिन जब डिस्कार्ड होगा वो पूरी विंडो साइज जो है ना वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसका एक सोल्यूशन है, कितना अच्छा होता है ना कि ये फ्रेम 2 गया, इसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला, और इसने फ्रेम 3 भेज दिया, 1000 भेज सकता है, इसने फ्रेम 3 भेजा, तो रिसीवर फ़ौरन उसको बता दे कि भाई फ्रेम 3 मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे फ्रेम 2 चाहिए। ऐसा कोई तरीका हो ना, बजाय इसके कि सबको डिस्कार्ड करता रहे। इसकी विंडो साइज अगर मैं 1 बढ़ा के 2 की जगह यानी 2 कर दूं, तो इसका मतलब है कि अब ये 2 को पहचान सकता है, 2 को स्टोर कर सकता है। 2 मिला, देखिए मैं इसका सोल्यूशन बताना चाह रहा हूँ। 2 नहीं मिल सका, इसी इंतज़ार कर रहा था 2 का, लेकिन अगर इसका विंडो मैं बढ़ा दूँ तो फिर इसको 3 के बारे में पता होगा कि चलो 2 नहीं मिला, 3 मिल जाए, और 3 मिल गया उसको, और उसने डिस्कार्ड नहीं किया, बल्कि रख लिया अपने पास, क्योंकि उसके पास गुंजाइश थी। कहाँ चला गया मैं, गुंजाइश थी, लेकिन साथ में वो बजाय एक्नॉलेज करने के सेंडर को ये बात भी बता दे कि भाई 2 नहीं मिला है मुझे, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये बहुत मेरा पुराना दोस्त है, ये भेज दो। तो बजाय इसके कि वो 1000 फ्रेम ज़ाया हों, वो आगे सारे डिस्कार्ड होते रहें, वो 2 फ़ौरन भेज दे। देखो कैसे, ऐसे फ्रेम 0 भेजा। इस सिचुएशन में क्या है, विंडो साइज 2 है इसका, ठीक है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ 1000 2000, लेकिन ज़ाहिर है मैं यहाँ सिखाने के लिए, तो यहाँ पर मैं कोई 1000 कॉलम तो नहीं बना सकूँगा ना। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, यहाँ विंडो साइज 2 है, लेकिन इसमें यह ध्यान में रखें, जितना विंडो साइज है सेंडर का, उतना ही रिसीवर का। उधर तो रिसीवर सिर्फ एक फ्रेम अपने पास स्टोर करता था, इधर उसको अलाउ किया जा रहा है कि जितना ये है इतना ही तुम्हें अलाउ किया जा रहा है।
या विंडो साइज इसका एक और समझ लो, चलो टू टू एक एक भी अगर इसको और गुंजाइश दे दी ना टू की, तब भी काम बन जाएगा। जैसे इसने फ्रेम 0 भेजा, इसको मिल गया, 0 मिला, लेकिन इसने अभी विंडो इसने एक्नॉलेज नहीं किया। इसके पास अभी गुंजाइश है कि ये मजीद भेज सकता है, 2 भेज सकता है, इसमें गुंजाइश है कि 1 भी भेज सकता है, इसने 1 भी भेज दिया। रिसीव करके अपनी विंडो को स्लाइड करिए, क्योंकि 0 1 मिल चुके थे इसको, साथ में एक्नॉलेजमेंट भेज दी। तो विंडो स्लाइड होकर 2 3, अब ये 2 और 3, पहले क्या हो रहा था, सिर्फ ये 2 का इंतजार करता था, अब ये 2 का भी इंतजार कर रहा है और 3 का भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसका विंडो साइज 2 है। इसको भी जब एक्नॉलेजमेंट मिली, इसने भी वही काम किया जो करता आ रहा है कि 2 जिनकी एक्नॉलेजमेंट आ चुकी थी उनको छोड़ा पीछे, और अब अपनी विंडो को रिफ्रेश कर दिया और 2 3 पे ले गया। अब इसने 2 भेजा, वो लॉस्ट हो गया। इसके पास अभी गुंजाइश है कि वो 3 भी भेज सकता है, तो इसने 3 भेज दिया। इसके पास अगर 1000 विंडो साइज होता तो ये 1000 तक भेज सकता था, लेकिन इसने जैसे 3 भेजा, इसके पास 3 की भी गुंजाइश है, तो इसने 3 को डिस्कार्ड नहीं किया। उसने कहा 3, मुझे 3 भी चाहिए, तो 3 भी उसने अपने पास रखा, लेकिन साथ ही साथ उसने, क्योंकि 2 नहीं मिला था उसको, तो उसने 2 की एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, जिसको नेक कहते हैं, वो भेज दी साथ ही, कि भाई बजाय इसके कि तुम 1000 फ्रेम्स आगे भेजो और टाइम वेस्ट करो और मैं सबको डिस्कार्ड करूँ, क्योंकि मैं अभी फिलहाल सिर्फ 2 फ्रेम्स को रख सकता हूँ अपने पास, कि मैं 2 को जानता हूँ, 3 भी चलो ठीक है, लेकिन अब तुम 4 5 6 7 जितने भेजो तो सब मेरे लिए बेकार है। तो विंडो साइज सिर्फ एक बढ़ाने से क्या फ़ायदा हुआ कि इसको मौका मिल गया कि इसने 3 भी अपने पास सेव कर लिया, और साथ में जो चीज़ नहीं मिली थी उसकी एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी। जैसे उसको ये नेक मिलेगा, जैसे कि वो बाकी रिमेनिंग 1000 फ्रेम भेजे, वो वहीं वापस जाएगा, 2 को भेज देगा, तो इससे वो सारा टाइम बच गया कि जो वो 1000 फ्रेम्स भेज के ज़ाया करता है। इसको कहते हैं सेलेक्टिव रिपीट। इस प्रोसेस का नाम है सेलेक्टिव रिपीट। ये तीसरा प्रोसेस था, तीसरा और आखिरी। कि उसमें क्या था कि वापस जाओ और तमाम के तमाम दोबारा भेजो, जैसी टाइमर आउट हुआ वापस जाओ और पूरे के पूरे सारे दोबारा भेज दो। इधर क्या है कि नहीं, सेलेक्टिव रिपीट है, जो नहीं पहुंचा। सेलेक्टिव रिपीट का मतलब ये कि एक जो नहीं पहुंचा उसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई, बस सिर्फ वही वापस भेजो, सारे भेजने की जरूरत नहीं। तो इससे वो टाइम जो गो बैक एन में खर्च हो रहा था वो बच गया। तो याद रखिए, आज के दौर में कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम ये सेलेक्टिव रिपीट यूज करते हैं। स्टॉप एंड वेट सबसे पुराना है, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है, वो स्लो है। स्लो क्यों है कि एक वक्त में एक फ्रेम, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर एक फ्रेम। उसी को थोड़ा एडवांस किया गया, तो अलाउ किया गया तुम भाई एक वक्त में 1000 फ्रेम भी भेज सकते हो। ये चाहे रिसीवर तो 1000 को प्रोसेस करके एक साथ एक्नॉलेज कर दे या बीच बीच में एक्नॉलेजमेंट भेजते रहे, ये इसकी मर्जी है, लेकिन तुम्हें अलाउ है कि तुम 1000 भेज सकते हो, तो 1000 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड से मतलब है कि 1000 गुना डेटा ज़्यादा एक ही वक्त में पहुंच जाएगा ना। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें समझाना क्या है कि भाई एक वक्त में एक चीज़ जा रही है, 1000 चीज़ें जा रही हैं, तो ज़ाहिर है चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जल्दी डाउनलोड हो जाएगी चीज़। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जब वो पहली चीज़ भेजी और फंस गई, और इसको अलाउ किया गया है कि ये 1000 भेज सकता है, तो ये 1000 भेज देगा, जबकि ये बेचारा इंतज़ार कर रहा है सिर्फ उसी एक चीज़ का, जिसकी किसी ने एक्नॉलेजमेंट भेजी थी, क्योंकि इसके पास और मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि वो आगे किसी को रख सके, तो वो सबको डिस्कार्ड करता रहेगा और उसी के इंतजार में बैठा रहेगा। टाइमर आउट होगा तो ये वापस जाएगा और गो बैक एंड रिपीट एवरीथिंग, सबको भेजेगा। कितना टाइम वेस्ट हुआ, तो इससे फिर एक और एडवांस फॉर्म आ गई कि भाई इतना टाइम वेस्ट नहीं करो, इसकी एक विंडो साइज और बढ़ा दो, इसका विंडो साइज 2 कर दो। इससे सिर्फ फायदा ये होगा कि इसके उसको नेक्स्ट फ्रेम जो है ना उसका, यानी उसको जो फ्रेम चाहिए अगर वो नहीं मिला और नेक्स्ट मिल गया, तो नेक्स्ट को भी वो अपने पास रख लेगा, लेकिन जो नहीं मिला उसकी उसके बारे में बता देगा सेंडर को, नेगेटिव नॉलेज। उससे ये होगा कि बाकी 1000 फ्रेम भेजने से पहले ये फ्रेम 2 को दोबारा भेज देगा। फ्रेम 2 मिल गया, वो उसको विंडो को आगे करेगा और ये मजीद कंटिन्यू चलता रहेगा। ये तो सेलेक्टिव रिपीट जो है वो इसलिए सबसे बेस्ट है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना फ़र्क है स्टॉप एंड वेट में और गो बैक एंड में। ये वो कहता है कि इसको देख लो,
वो कहते हैं एक सिस्टम है, एक चैनल है जिसकी बैंडविड्थ कितनी है, 1 MB है, 1 MB का चैनल, और उसकी जो केबल है ना 1 MB की, ये जो चैनल है उसमें डिले है 20 मिली सेकेंड का। ठीक है, तो क्या मालूम करना है, व्हाट इज बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। नाम से पता चल रहा है, इसको एफिशिएंसी भी कहते हैं। बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट का मतलब है कि बैंडविड्थ को डिले से मल्टीप्लाई कर दो, यही मतलब हुआ ना बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। ये डिले है कि जो कि उस चैनल का डिले है। डिले हर चैनल में होता है, चाहे वो कॉपर का हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे कोई भी हो। तो 1 MB का लिंक है, 1 MB का लिंक है जिसका टोटल डिले 20 मिली सेकेंड है। तो उस लिंक की टोटल एफिशिएंसी या कैपेसिटी वो क्या होगी, बैंडविड्थ को आप इस जिसके डिले से मल्टीप्लाई करें, ये कह रहा है वो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट निकालो। ये आपने निकाल लिया प्रोडक्ट, देख लें। बैंडविड्थ है 1 मेगाबिट। 1 मेगा का मतलब 10 की पावर 6, क्योंकि मेगा और ये बिट्स है, तो मेगा से किलो में लाओगे तो 3 जीरो आते हैं, और फिर किलो से बिट्स में लाओगे तो 3 जीरो, और तो 6 जीरो होगा, तो 10 की पावर 6 होगा। फिर यह बिट्स पर सेकंड, तो ये लिखा हुआ बिट्स पर सेकंड, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, क्योंकि प्रोडक्ट निकालना है किसका, डिले। यह 20 मिली सेकेंड, 20 मल्टीप्लाई बाय मिली का मतलब है 10 की पावर -3। माइक्रो होता है 10 की पावर -6, नैनो होता है 10 की पावर -9, पीको भी होता है 10 की पावर शायद -12, इस तरह से होता है। तो सेकंड से ये सेकंड कैंसिल, 10 की पावर 6 और 10 की पावर बेसिस सेम पावर ऐड, ये रूल है ना बचपन का, याद है ना। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो सबको, यानी 20, और ये 10 6 में से जब -3 करोगे तो 3 आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन भी मैं आपको क्या सिखाऊँ यार, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो। तो इसका आंसर है 20,000 बिट्स। इसका मतलब है उस चैनल में एक वक्त में कितनी बिट्स गुजर सकती हैं, 20,000 बिट्स गुजर सकती हैं। ये इसकी एफिशिएंसी है उस चैनल की, कि जिसकी बैंडविड्थ है 1 MB, जिसका डिले है 20 मिली सेकेंड्स। तो ये उसकी चैनल की एफिशिएंसी है। जबकि कह क्या रहा है कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल चल रही है, और कहता है कि इफ द सिस्टम डेटा फ्रेम्स आर 1000 बिट्स इन लेंथ, तो कहते हैं एक फ्रेम जो है ना वो कितने बिट्स का है, 1000 बिट्स का है। व्हाट इज द यूटिलाइजेशन परसेंटेज ऑफ दिस लिंक। कहते हैं कि कितनी यूटिलाइजेशन है इस लिंक की अगर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल चल रही है। टोटल कैपेसिटी है उस चैनल की कि एक वक्त में 20,000 बिट्स जा सकती हैं। फिर उसने सवाल में कहा कि लेकिन एक फ्रेम जो है ना वो कितने बिट्स का है, 1000 बिट्स का है। और प्रोटोकॉल कौन सी चल रही है, स्टॉप एंड वेट। तो इससे ही पता चल रहा है कि चाहे 20,000 की गुंजाइश हो, लेकिन एक वक्त में एक ही फ्रेम जाएगा ना, क्योंकि स्टॉप एंड वेट है, मल्टीपल तो नहीं जा सकते, एक फ्रेम जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ भी कर लो, चाहे 20,000 कर लो या 20 लाख बिट्स का चैनल बना लो, एक वक्त में सिर्फ एक फ्रेम जाएगा, तो 1,000 बिट्स जाएंगी बस 20, क्योंकि एक फ्रेम 1000 बिट्स का। तो इससे अंदाज़ा करें कि कितना चैनल ज़ाया हो रहा है। 20,000 में से 1,000 बिट्स जा सकती हैं, तो 19,000 बिट्स की जो जगह है वो ज़ाया हो गई है। उस दौरान कुछ नहीं हो रहा, खाली पड़ा हुआ चैनल। ये कहता है द सिस्टम कैन सेंड 20,000 बिट्स ड्यूरिंग द टाइम इट टेक्स फॉर द डेटा टू गो फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, हाउएवर द सिस्टम सेंड्स ओनली कितनी बिट्स, 100, 1000। क्यों, क्योंकि फ्रेम 1000 बिट्स का है। क्यों, क्योंकि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल चल रही है। स्टॉप एंड वेट क्या कहती है, एक वक्त में एक फ्रेम बस। अब वो फ्रेम चाहे 1000 बिट्स का हो, जितने का भी हो, 1000 बिट्स जाएंगे बस। तो वी कैन से दैट द लिंक यूटिलाइजेशन क्या हुई, कि टोटल वो जैसे परसेंटेज किस तरह निकालते हो, अपने मार्कशीट्स निकालते हो ना अपने परसेंटेज, कैसे निकालते हो कि जो जो टोटल नंबर, जो नंबर आए हैं उनको डिवाइड कर दो टोटल से, तो 1000 डिवाइड बाई, कितना लिंक यूटिलाइज हो रहा है, सिर्फ 5%। 95% लिंक ज़ाया हो रहा है। और वैसे भी देख रहे हैं ना, 20,000 की गुंजाइश है, सिर्फ 1000 जा रहे हैं, 19,000 की कैपेसिटी ज़ाया हो रही है। किसकी वजह से, ये इसकी वजह से। हालांकि ये है बड़ा पुराना,
सबसे पहला है, पाइनियर है, लेकिन ज़ाहिर है इसका ड्रॉबैक है ये। लेकिन अगर मैं इधर ही ये कर दूं कि भाई स्टॉप एंड वेट नहीं है बल्कि गो बैक एन है, 1000 बिट, सेम सवाल है, स्टॉप एंड वेट नहीं बल्कि गो बैक एन है, और 1000 बिट्स का ही एक फ्रेम है, लेकिन एक वक्त में 15 फ्रेम जा सकते हैं। ये देखो, एक वक्त में मैंने कितने फ्रेम अलाउ कर दिए, 15। तो कितना फर्क पड़ गया कि अब 15 फ्रेम जा सकते हैं, इसका मतलब है 20,000 की गुंजाइश है और 15,000 बिट्स जा सकती है, क्योंकि एक फ्रेम है 1000 बिट का। और अब मैं कह रहा हूँ कि गो बैक एंड यूज़ करो, और फ्रेम साइज, विंडो साइज कितना रखो, 15 रखो। तो कितना फ़र्क पड़ गया कि कहाँ से 1000 बिट्स जा रही थी, अब 15,000 बिट्स का डेटा जा सकता है। इसका मतलब है कि लिंक की यूटिलाइजेशन कितनी हो गई, 75%। 15,000 बिट्स को डिवाइड कर दो 20,000 से, तो सब कहाँ से 5% लिंक यूटिलाइज हो रहा था, अब 75% हो